हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल द स्टार्स एंड स्ट्रिप्स। ये लेक्चर हमारी ज्योग्राफी सीरीज फॉर यूपीएससी एनडीए उसका फोर्थ वीडियो है। थर्ड वीडियो में हमने इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, हमने इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने इंटरनल स्ट्रक्चर की ज़रूरत क्यों है, उसके सोर्सेज क्या हैं। डायरेक्ट सोर्सेज हमने पढ़े थे, फिर हमने इनडायरेक्ट सोर्सेज पढ़े थे। डायरेक्ट सोर्सेज में हमने माइनिंग एंड ड्रिलिंग देखा था, फिर हमने वल्कनिज्म देखा था। इनडायरेक्ट सोर्सेज हमने चार देखे थे: ग्रेविटेशनल फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, मीटियोराइट्स एंड सीज्मिक वेव्स। फिर हमने सीज्मिक वेव्स उस टॉपिक को हमने डिटेल में पढ़ा था। फिर हमने उसमें पढ़ा था कि प्राइमरी वेव्स होती है, पहले बॉडी वेव्स होती है, फिर सरफेस वेव्स होती है। बॉडी सरफेस में भी बॉडी वेव्स में प्राइमरी वेव्स होती है, एंड सेकेंडरी वेव्स होती है। फिर सरफेस वेव्स होती है, सरफेस में भी दो टाइप्स की होती है, लव वेव्स और रैली वेव्स। ये हमने कल पढ़ा था। फिर उसके बाद में हमने पढ़ा था इंटरनल लेयर्स ऑफ द अर्थ, जिसमें हमने पढ़ा था क्रस्ट के बारे में, क्रस्ट, मेंटल एंड दी कोर। हमने पढ़ा था कि ये जो तीनों लेयर्स हैं, ये दो दो प्लेट्स में डिवाइड है, मतलब दो पार्ट्स में, अपर क्रस्ट, लोअर क्रस्ट, अपर मेंटल, लोअर मेंटल, आउटर कोर, इनर कोर। फिर हमने इनके बीच में जो डिसकंटिन्यूटीज होती है उनके बारे में भी पढ़ा था। तो ये सब हमने कल कल लास्ट जो हमारा वीडियो था, हमने उस वीडियो में देखा था। तो आज हम जो करने जा रहे हैं वो है रॉक्स। आज हम रॉक्स के बारे में देखेंगे, रॉक्स क्या होती है, कैसे बनती है, इनके जो अलग अलग टाइप्स होते हैं। तो इनके बेसिकली 3 टाइप्स होते हैं, वो हम आज देखेंगे। फिर इसकी एक रॉक साइकिल होती है लास्ट में, वो देखेंगे। फिर उसके बाद में हम कुछ PYQ करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक बार मेरे बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम लक्षित सेन है, Lakshit Sen, and I have cleared the ND written examination twice, in 2019 and in 2021. I have also cleared the SSB interview and got recommended for NDA 147 course from 2FSB Mysore. I had secured an AIR of 389, so I was a meriting candidate, but unfortunately I got medical out, so therefore I could not join the academy, and currently I am pursuing graduation. If you have any questions, any suggestions, any feedback, then you can comment your thoughts in the comment section of the YouTube. अगर इसके अलावा, अगर कमेंट सेक्शन के अलावा मुझे फॉलो करना चाहते हैं, सो यू कैन फॉलो मी ऑन दिस इंस्टा आईडी ऑफ माइन, एंड ऑल्सो यू कैन ज्वाइन दिस ग्रुप। इस ग्रुप पे मैं हर लेक्चर की PDF अपलोड कर दूंगा वीडियो अपलोड होने के बाद में। तो अगर आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसकी आपको PDF चाहिए तो आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। तो हम स्टार्ट करते हैं। एज आई टोल्ड यू, आवर टॉपिक इज रॉक सिस्टम। तो रॉक्स बेसिकली क्या होती है? तो रॉक जो हमारा जो क्रस्ट है ना, बेसिकली ये अलग अलग टाइप की रॉक्स और मिनरल से बना हुआ है। अब रॉक होती क्या है? तो रॉक होती है एक सॉलिड नेचुरल सब्सटेंस कंपोज्ड ऑफ क्रिस्टल्स ऑफ डिफरेंट मिनरल्स, जो कि एक साथ एक लंप में इकट्ठे हो गए। तो नेचुरल सब्सटेंस है, क्रिस्टल से बना हुआ है, डिफरेंट मिनरल से बना हुआ है। अब मिनरल क्या होता है? मिनरल बेसिकली एक इनऑर्गेनिक नेचुरल कंपाउंड होता है। कंपाउंड मतलब स्पेसिफिक एलिमेंट्स जब कोई स्पेसिफिक रेशियो में केमिकली बाउंड होते हैं तो वो कंपाउंड बनाते हैं। और उनकी एक स्पेसिफिक, हर कंपाउंड की, हर मिनरल की एक स्पेसिफिक केमिकल प्रॉपर्टी होती है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, उसका एक एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है। जैसे अगर हम वाटर की बात करें तो H2O तो एक कंपाउंड है, क्योंकि हर वाटर की एक वो खासियत है कि हर वाटर में 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन और 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, जब ये तीनों केमिकली इस रेशियो में ही मिलेंगे तो ये वो बनाएंगे वाटर। अगर इनका रेशियो चेंज हो गया, अगर ये HO हो गया या फिर ये H2O2 हो गया, तो ये दोनों चीज़ें अलग है, ये दोनों ही वाटर नहीं है। लेकिन अगर जब ये इस स्पेसिफिक रेशियो में मिलेंगे तो ये मतलब इस स्पेसिफिक रेशियो में जब ये केमिकली बाउंड होंगे तो ये एक वाटर बनाएंगे। तो यही होता है मिनरल। तो रॉक क्या है? इन मिनरल से बना हुआ एक नेचुरल सब्सटेंस है, जो कि एक लंप यानी एक साथ एक ग्रुप में इकट्ठा हो गया। तो मिनरल के बारे में मैंने आपको डेफिनेशन बता दी। अब हमारे जो डिफरेंट एलिमेंट है, मतलब डिफरेंट एलिमेंट से हमारा क्रस्ट बना हुआ है। और जो सबसे प्रिडोमिनेंट एलिमेंट है वो है ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम। ये मैंने आपको कल भी बताया था। अब हमारी जो रॉक होती है ना, हर रॉक की एक अलग कलर होता है, उसकी अलग हार्डनेस होती है। वो तो हम देखेंगे कि हर रॉक की
किस टाइप के रॉक की क्या प्रॉपर्टीज होती है। तो रॉक्स जो होती है हमारी बेसिकली 3 टाइप की होती है, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक एंड मेटामॉर्फिक रॉक। तो अब इनको हम एक-एक करके देखते हैं। सबसे पहले आता है इग्नियस रॉक। इनको प्राइमरी रॉक्स भी बोलते हैं। प्राइमरी आपको मैंने बताया था प्राइमरी किसको बोलते हैं, तो सबसे बेसिक होता है जो सबसे पहले आता है, उसको हम प्राइमरी रॉक्स बोलते हैं। अब क्योंकि प्राइमरी रॉक्स होते हैं तो सबसे पहले यही फॉर्म होती है। ये फॉर्म कैसे होती है? तो ये जो इग्नियस रॉक्स होती है ना, ये जो हमारे अर्थ के इंटीरियर में जो मैग्मा होता है, उसके कूलिंग, सॉलिडिफिकेशन, उसके क्रिस्टलाइजेशन से बनती है रॉक्स। अब ये जो अर्थ का जो मैग्मा है, अभी आप सोचो कि ये कहाँ पे कूल हो सकता है। ये हो सकता है अर्थ के अंदर ही कूल हो जाए, या ये हो सकता है अर्थ के सरफेस पर आए फिर उसके बाद में कूल हो। तो इसी की बेसिस पे इन रॉक्स को, इग्नियस रॉक्स को फर्दर दो टाइप्स में डिवाइड करा गया। इंट्रूसिव इग्नियस रॉक, यानी अर्थ के अंदर ही ये सॉलिडिफाई हो जाती है। सेकंड इज एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। ये अर्थ के, एक्सट्रूसिव मतलब सरफेस के ऊपर, अर्थ के बाहर। और जो हमारी इग्नियस, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स है ना, इनको फर्दर दो टाइप में डिवाइड करा गया। दो टाइप कौन से? फर्स्ट इज प्लूटोनिक एंड सेकंड इज हाइपाबिसल। प्लूटोनिक रॉक्स क्या होता है? अब मान लो जो हमारा मैग्मा है वो अर्थ के अंदर ही सॉलिडिफाई हो रहा है। तो अर्थ के अंदर भी हो सकता है ना कि वो अर्थ के बिल्कुल डीप इनसाइड द अर्थ, मतलब डीप इनसाइड मतलब बहुत ज़्यादा डीप भी नहीं, बट हमारे अर्थ के क्रस्ट से काफ़ी कंपैरेटिवली डीप अंदर जाके वो सॉलिडिफाई हो। या हो सकता है जो हमारा अर्थ का जो क्रस्ट है उसके विद इन 500 मीटर या 1 किलोमीटर की रेंज में बिल्कुल जस्ट बीनीथ द सरफेस वो कूल डाउन हो जाए। जो पोर्स हैं, जो कैविटीज हैं, उनमें कूल डाउन हो जाए। तो जो बिल्कुल डीप इनसाइड द अर्थ कूल होता है उसको बोलते हैं हम प्लूटोनिक रॉक्स। और जो बिल्कुल अर्थ के जस्ट नीचे कूल डाउन हो जाते हैं उनको हम बोलते हैं हाइपाबिसल रॉक्स। ओके। अब क्योंकि ये जो प्लूटोनिक रॉक्स हैं, पहले प्लूटोनिक की बात करते हैं। अब प्लूटोनिक रॉक्स हैं तो ये अर्थ के डीप इनसाइड कूल डाउन होती है। अब क्योंकि अर्थ की डीप कूल होती है, तो जब अर्थ के अंदर डीप में ये बनती है, जब कूल होती है, अब क्योंकि अर्थ के नीचे है तो इनकी जो कूलिंग होती है ना वो ग्रेजुअल होती है। क्योंकि अर्थ के अंदर तो हमने देखा कि जो टेम्परेचर होता है वो वैसे भी कंपैरेटिवली हाई होता है, तो इनकी जो कूलिंग होती है ना वो कंपैरेटिवली ग्रेजुअल होती है। और क्योंकि इनकी जो कूलिंग होती है वो ग्रेजुअल होती है, इसलिए इनकी जो ग्रेन्स बनते हैं ना वो इनके मोटे बनते हैं। मतलब इनकी जो ग्रेन का साइज होता है ना वो थोड़ा थिक होता है। मतलब हमारे को अगर कोई प्लूटोनिक रॉक हमारे पास है तो हम उसके जो ग्रेन्स हमको विजिबल होंगे। ऐसा एक एग्जांपल है ग्रेनाइट। अगर ग्रेनाइट आपके किसी के घर में होगा या फिर आपने कभी देखा होगा तो उसमें आपको क्रिस्टल्स दिख जाते हैं ग्रेनाइट में। तो ग्रेनाइट एक प्लूटोनिक रॉक का एग्जाम्पल है। या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि ग्रेनाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्लूटोनिक इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। प्लूटोनिक भी है, इंट्रूसिव भी है, इग्नियस रॉक है। ओके। हाइपरबिसल मैंने बताया कि अर्थ के यहाँ तो जस्ट बीनीथ द सरफेस कूल डाउन होती है। अब क्योंकि अब जैसे हम आप खुद अगर आप खुद थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि जैसे अर्थ के इंटीरियर में तो हीट बढ़ रही है, और अर्थ के सरफेस पे कोई चीज़ है तो उसकी कूलिंग ज़्यादा तेज होगी। अब वो सरफेस पे तो नहीं, लेकिन सरफेस पे जस्ट नीचे है। तो जो रेन वाटर का जो रेन वाटर हमारे अर्थ में जाता है उसका भी इफेक्ट होता होगा। तो इनकी जो कूलिंग होती है ना वो कंपैरेटिवली फास्ट होती है। क्योंकि इनकी कूलिंग फास्ट होती है तो इनके जो ग्रेन्स, इनको बनने का टाइम नहीं मिलता। मतलब इनके ऐसे बड़े ग्रेन बनने का इनको टाइम नहीं मिलता। तो इनके जो ग्रेन्स होते हैं ना वो काफ़ी छोटे होते हैं, मतलब छोटे छोटे इनमें ग्रेन्स होते हैं, और इनको हाइपरबिसल रॉक्स बोलते हैं। डोलेराइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ हाइपरबिसल रॉक्स। ओके। तो ये दो टाइप के रॉक्स होती है, इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव। एक्सट्रूसिव जो अर्थ के सरफेस पे कूल डाउन होती है, सिंपल। अब इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। अब क्योंकि ये मैंने बताया कि मैग्मा से कूल डाउन होता है और उससे ही रॉक्स बनती है। तो मैग्मा, अब वो तो लिक्विड है। अब लिक्विड तो कहीं पे भी जहाँ पे उसको जगह मिल गई या फिर जहाँ पे कोई कैविटी स्पेस होगी वहाँ पे रैंडमली ऐसे कूल डाउन हो जाएगा। तो अब इसमें आप अगर नॉर्मल सोचें, अगर हम वाटर को भी जमाते हैं तो ऐसा थोड़ी कि वाटर को जब फ्रीज करते हैं फिर जब उसको कंडेंस करते हैं तो उसमें कोई लेयर बनती है। तो इसलिए इनमें भी कोई लेयर नहीं बनेगी, क्योंकि जो मैग्मा होता है वो भी लिक्विड फॉर्म में होता है, और जब सॉलिडिफाई होता है तो इनमें कोई लेयर नहीं होती। सो दो सो these rocks don't have any layers or any stratification. स्ट्रैटिफिकेशन बेसिकली एक लेयर का कहने का एक सिनोनिम है। ओके। जैसे मैंने आपको बताया कि इनमें क्रिस्टल्स बनते हैं, पिछली स्लाइड में मैंने आपको बताया कि क्रिस्टलाइन होती है, इनमें क्रिस्टल्स बनते हैं। अब ये हार्ड होती है, क्योंकि मैग्मा होता है, वो मैग्मा डायरेक्टली सॉलिडिफाई होता है, तो ये हार्ड होती है। और क्योंकि ये हार्ड होती है तो इनसे जो वाटर होता है ना पर्सुलेट नहीं कर पाता। पर्सुलेट करने का मतलब जैसे मान लो ये रॉक का एक स्लैब है,
तो वाटर अगर यहाँ पर है ना, तो वो इसके थ्रू पास होके नीचे नहीं जा पाता, वो वाटर यहीं पे रहता है, वाटर पास नहीं हो पाता। ग्रेनाइट इज एन एग्जाम्पल। जैसे ग्रेनाइट हमारे घर में कहीं पे जो हमारी किचन होती है, किचन में जो हमारी जो पट्टी होती है, मतलब जो हमारा किचन फ्लोर होता है, उसमें ग्रेनाइट होता है। तो ग्रेनाइट आपने इसीलिए से जाता नहीं है। और ग्रेनाइट हम हमारे फ्लोर्स पे भी लगाते हैं। तो ऐसा थोड़ी कि हमने पानी ढोला तो वो पानी नीचे अंदर एब्जॉर्ब हो गया। तो इनके अंदर से पानी एब्जॉर्ब नहीं हो पाता। ये केमिकल वेदरिंग से सबसे कम अफेक्ट होती है। अफेक्ट कम होती है इसलिए क्योंकि एक तो ये हार्ड है। दूसरी बात और पहली बात वेदरिंग क्या होती है? वेदरिंग जैसे हमारी कोई भी नेचुरल लैंडफॉर्म है, मान लो कोई माउंटेन है या फिर कोई प्लेटू है, तो उनका धीरे-धीरे जैसे कोई भी टाइम होता है, तो धीरे-धीरे वो ग्रेजुअली टूटती है, डिग्रेड होती है, तो उसी का वेदरिंग बोलते हैं। वेदरिंग मैं आपको पढ़ाऊँगा, वेदरिंग भी अलग-अलग टाइप की होती है। तो ये जो इग्नियस रॉक होती है, वो केमिकल वेदरिंग से अफेक्ट नहीं होती, ओके? इनमें कोई फॉसिल नहीं होते। फॉसिल क्यों नहीं होते? क्योंकि अगेन ये डायरेक्ट मैग्मा से बन रही है। अब मान लो अगर कोई जो प्लांट्स के या फिर एनिमल्स के जो डेड रिमेनेंट्स अगर इनमें गए भी होंगे, तो मैग्मा इतना हॉट रहता है, तो वो मैग्मा से गल गए होंगे। मतलब उनका बिल्कुल एक लिक्विड बन गया होगा उनका भी। तो इनमें कोई फॉसिल्स नहीं मिलते। और ये क्योंकि मैग्मा से आती है और मैग्मा के अंदर मिनरल्स होते हैं, और मैग्मा क्योंकि अर्थ के सेंटर से या फिर जो हमारा एस्थेनोस्फीयर है वहाँ से आता है। तो ये जो मिनरल्स होते हैं ना, उसमें रिच होती है इग्निस रॉक, लाइक गोल्ड, सिल्वर, जिंक, लेड, कॉपर। ये सारे मिनरल्स इनमें अच्छी क्वांटिटी में मिलते हैं। ये इनके कुछ एग्जाम्पल है इग्निस रॉक के, और ये आपको याद करना है। ये इंपॉर्टेंट है। हर रॉक के एग्जाम्पल्स मैं आपको कुछ दूंगा, वो आपको याद करना है, ओके? नेक्स्ट इज सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स कैसे बनती है? जैसे मान लो कोई भी एक इग्नियस रॉक है या फिर कोई सी भी दूसरा अर्थ पे रॉक है, तो उनका क्या जैसे कंटिन्यूस वेदरिंग होता है, इरोजन होता है, ये मैंने आपको बताया। तो वो जब उनका इरोजन या फिर वेदरिंग होता है ना, तो उनके छोटे पार्टिकल्स बनते हैं। वो छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक होती है और उनके स्मॉल पार्टिकल्स बनते हैं। उनको बोलते हैं सेडिमेंट्स। अब ये सेडिमेंट्स मान लो जैसे कोई रिवर है, सपोज यहाँ पे एक माउंटेन है, उस माउंटेन से कोई रिवर पास हो रही, तो आपने देखा होगा जब वाटर फ्लो करता है तो अपने साथ में मिट्टी को, पत्थर को, छोटे छोटे पत्थरों को, मिट्टी को वो साथ में ले जाता है। तो वो इरोजन करता है। और वो यहाँ से लेके जा रहा था, वो कहीं दूसरे पॉइंट पे अगर वो यहाँ से इरोजन कर रहा था, वो किसी दूसरे पॉइंट पे जाकर डिपोजिशन भी करता है। तो जो डिपोजिशन करता है ना, तो इनका जो इरोजन होता है, उससे जो डिपोजिशन होता है, और जो डिपोजिशन धीरे धीरे ग्रेजुअली जब वो कंप्रेस होता है, उससे सेडिमेंट्री रॉक्स बनती है। जैसे इसमें लिखा भी है, these are formed due to accumulation and consolidation of these sediments. Sediments कैसे? वेदरिंग से, इरोजन से बनेंगे। These sediments are transported by geomorphic agents like water, air and glacier. जैसे मैंने आपको बताया, मान लो यहाँ पे एक पॉइंट से अलग अलग जो इरोजन इरोडेड मटेरियल है, लाइक क्रिस्टल्स, डस्ट पार्टिकल्स, छोटे पत्थरों के पेबल्स, वो सब, तो वो यहाँ पर आए, एक लेयर में जम गए, और उसके ऊपर और आए, तो वो और लेयर बाय लेयर कंप्रेस होते गए। जैसे जैसे लेयर बनती जाएगी, ऊपर प्रेशर बिल्डअप होता जाएगा, प्रेशर बिल्डअप होता जाएगा, तो नीचे नीचे जो एलिमेंट्स है वो कंप्रेस्ड होते जाएंगे और वो टाइटली फॉर्म हो जाएंगे, तो उससे सेडिमेंट्री रॉक बन जाएगी। ये उसके कुछ एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स अगेन इंपॉर्टेंट है। हर रॉक के एग्जाम्पल्स आपको याद करने हैं। अब इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। दीज आर स्ट्रैटिफाइड रॉक्स, मतलब इनमें लेयर होती है। वो मैंने आपको एक्सप्लेन करते टाइम ही बता दिया कि मान लो जब एक लेयर एक जब मान लो वाटर कुछ डिपोजिशन लाएगा, फिर उसके बाद में थोड़े थोड़े टाइम पे फिर लाएगा, तो इससे एक लेयर बनती जाएगी। और लेयर बनेगी, जैसे जैसे उसके ऊपर प्रेशर बिल्डअप होगा तो वो सॉलिडिफाई हो जाएगी, तो इनमें लेयर बनती है। सो दीज आर लेयर्ड रॉक्स। फॉसिल्स इनके बीच में होते हैं। और फॉसिल्स आप क्योंकि देखो, अगर मान लो किसी एक पॉइंट से दूसरी जगह पे इनका वो हो रहा है, डिपोजिशन हो रहा है। अब यहाँ पे एक लेयर बनी, यहाँ पे मान लो उसी दूसरी, अभी जो लेयर है वो ऐसा नहीं कि जल्दी बन जाती है, 2 दिन, 5 दिन, हफ्ते भर में ऐसे नहीं बनती, इनमें टाइम लगता है। तो मान लो एक लेयर बनी, यहाँ पे सॉइल है, तो सॉइल में मान लो कोई बड़ा सा पेड़ उग गया, पेड़ है यहाँ पे, डाइवर्सिटी, मतलब एक बायोस्फीयर बन गया, एनिमल्स वगैरह सब है। फिर मान लो धीरे धीरे ग्रेजुअली वो मरे, यहीं पे उनकी बॉडी बन गई, उसी के ऊपर एक लेयर और बन गई, फिर ऐसे सेम यहाँ पे भी रिपीट हुआ, उसी के ऊपर एक लेयर बन गई, तो इनकी लेयर्स के बीच में फॉसिल्स मिल जाते हैं। अब क्योंकि इनके बीच में एम्बेडेड होते हैं, डिफरेंट लेयर के बीच में फॉसिल्स मिलते हैं। अब फॉसिल्स पे जब हाई टेम्परेचर और प्रेशर लगता है, तो वो फॉसिल फ्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसलिए ये लेयर्स कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में रिच होती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इनमें क्रिस्टल्स नहीं होते, क्योंकि डायरेक्टली इनका वो
इरोजन होता है, वेदरिंग होता है और उससे इनका सेडिमेंटेशन होता है, तो इनमें जो क्रिस्टल्स होते हैं वो नहीं मिलते। ये रॉक्स परमिएबल और पोरस होती है। परमिएबल का मतलब होता है कि किसी मटेरियल में से कितना पानी पास हो सकता है। जैसे मैंने आपको बताया था ना, इग्नियस रॉक होती है, एक रॉक का स्लैब है, तो इसमें से पानी पास नहीं हो पाएगा। तो परमिएबल वो होता है जिससे पानी पास हो जाता है, जिसके थ्रू वाटर इजीली फ्लो कर लेता है। तो सेडिमेंट्री रॉक्स परमिएबल होती है, यानी इनमें से वाटर फ्लो हो जाता है। एंड ये पोरस होती है। पोरस यानी वो कितना वाटर होल्ड कर पाती है। जैसे एक स्पॉन्ज होता है ना, तो स्पॉन्ज पोरस होता है, यानी उसमें काफ़ी सारे एम्प्टी स्पेसेस होते हैं जिसमें वाटर होल्ड कर लेती है वो। तो ये रॉक्स परमिएबल भी होती है, पोरस भी होती है, और ये सबसे ज़्यादा सरफेस एरिया पे पाई जाती है। अराउंड 75% ऑफ दी जो रॉक्स है हमारे सरफेस पे, अर्थ के सरफेस पे, वो सेडिमेंट्री रॉक्स है। और लास्ट पॉइंट तो मैंने आपको समझा ही दिया कि कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस क्यों मिलते हैं। अब इनमें 3 टाइप्स होते हैं, मैकेनिकली फॉर्म्ड, केमिकली फॉर्म्ड और ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड। मैकेनिकली अगर कोई रॉक जिसमें से फिजिकल चेंज होता है, मतलब फिजिकल चेंज इन द सेंस, मतलब एक लार्ज स्केल पे सिर्फ वो टूटती, मैकेनिकल एस्पेक्ट की वजह से टूटती है वो। मान लो कोई रॉक है, उसका एयर का प्रेशर बहुत तेज आया, मान लो कोई रॉक है, मतलब यहाँ पे कोई माउंटेन है, उसके ऊपर काफ़ी एयर लगी, उससे एक पोर्शन टूट के इरोड हो गया, वेदरिंग हो गई, और उसी वेदर्ड मटेरियल से वो थोड़े टाइम बाद में उसकी लेयर बनी और उसका सेडिमेंटेशन हो गया, तो वो मैकेनिकली फॉर्म्ड एक सेडिमेंट्री रॉक बन जाएगी। इसके एग्जांपल है सैंडस्टोन, कॉन्ग्लोमरेट, मडस्टोन, शेल, क्लेस्टोन, ये इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। केमिकली फॉर्म्ड, अगेन इसमें थोड़ा केमिकल केमिकल इन्वॉल्वमेंट होता है, केमिकल रिएक्शन का थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट होता है। कैसे? अब हमको पता है कि हमारी इतनी जनरल अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसमें अलग अलग गैसेस होती हैं, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो जब वाटर होती है, जब बारिश होती है ना, रेनफॉल, तो ये गैसेस वाटर में डिजोल्व हो जाती है, और वाटर में डिजोल्व होने के बाद में जब ये इस सरफेस पे गिरती है, तो वो सॉल्टी वाटर बनाती है और कई रॉक्स के साथ में रिएक्शन करती है। तो उसकी वजह से उनकी जो बॉन्ड्स होते हैं, या उनके बीच में जो 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 उनके जो बॉन्ड्स होते हैं वो वीक हो जाते हैं। तो इसी वजह से उनकी भी वेदरिंग हो जाती है और उनका इरोजन होकर फिर रॉक्स बन जाती है। इनका एग्जाम्पल है चर्ट, डोलोमाइट, फ्लिंट, आयरन ओर, लाइमस्टोन। ये केमिकली फॉर्म्ड रॉक्स का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट इज ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड। तो ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड कैसे? मान लो कोई, ये जो रॉक्स होती है वो डेड प्लांट्स और एनिमल्स के रेमिनेंट से बनती है। एक तो वो है कि मान लो कोई बीच में जो, अगर मान लो लार्ज स्केल पे जो फॉरेस्ट है वो अर्थ में समा गए, या फिर उनके कोई उनके सेडिमेंटेशन हो गया, तो उसके ऊपर प्रेशर बनेगा तो वो कोल में कन्वर्ट हो जाएंगे। ओके, सिमिलरली जैसे कोई एनिमल्स के फॉसिल्स कन्वर्ट हो जाते हैं, एक ये हो गया। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये 3 टाइप की जो रॉक्स हैं, केमिकली, मैकेनिकली और ऑर्गेनिकली, ये कैसे कैसे फॉर्म होती है और इनके एग्जाम्पल्स। हालांकि इतनी डीप में एग्जाम्पल्स नहीं आते हैं, आपसे ये नहीं पूछेंगे कि एक मान लो चर्ट, ये केमिकली फॉर्म्ड है और ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड है, मैकेनिकली फॉर्म्ड है, बट स्टिल आई वुड रिकमेंड यू कि आप हर रॉक के दो दो तीन तीन एग्जाम्पल आप याद कर लो। बता मेटामॉर्फिक रॉक्स। मेटामॉर्फिक रॉक्स ऑल्टर्ड रॉक्स होती है। ऑल्टर्ड रॉक्स कैसे, आपको बताता हूँ। ये प्री एग्जिस्टिंग रॉक से ही बनती है, मतलब कोई इग्नियस या फिर सेडामेंट्री रॉक है तो उसी से ये रॉक बनती है। ये बनती कैसे है? ये तब बनती है जब एग्जिस्टिंग इग्नियस या फिर सेडामेंट्री रॉक ट्रांसफॉर्म हो जाती है अंडर हाई प्रेशर, टेम्परेचर और केमिकल एक्शन। अब मान लो कोई रॉक है, उसके ऊपर बहुत हाई टेम्परेचर और प्रेशर लग रहा है, तो उसका जो केमिकल कंपोजिशन होता है ना, वही चेंज हो जाता है, वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है पूरी। तो एक, मान लो कोई एक्स टाइप की रॉक है, उसकी डिफरेंट केमिकल कंपोजिशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज अलग है, तो हाई टेम्परेचर प्रेशर के बाद में जो रॉक बनेगी वो वाइट रॉक बन जाएगी। इसकी केमिकल कंपोजिशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, टेक्सचर, वो सब अलग होगा, मतलब ये पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। और जो मेटामॉर्फिक वर्ड है ना, वो भी ग्रीक वर्ड मेटामॉर्फो से मिला है, जिसका मतलब ये होता है चेंजिंग फॉर्म, मतलब अपनी फॉर्म बदल लेना। एक चीज मैं आपको सेडिमेंट्री रॉक के बारे में बता दूं। सेडिमेंट्री रॉक की जो रॉक्स बनती है, जैसे मैंने बताया कि इनका जो सेडिमेंट्स बनते हैं, फिर सेडिमेंट से इनका ट्रांसपोर्टेशन होता है, डिपोजिशन होता है, तो जरूरी नहीं कि इग्नियस रॉक हो। मान लो कि पहले से एक रॉक एग्जिस्टिंग सेडिमेंट्री रॉक है, उसका भी हो सकता है वो वेदरिंग हो जाए, इरोजन इरोजन हो जाए,
तो वेदरिंग इरोजन होगा, वापस से डिपोजिशन होगा, तो हो सकता है उससे भी रॉक बन जाए। तो ज़रूरी नहीं कि इग्नियस से ही सेडिमेंट्री रॉक बनेगी। ऐसा बन सकता है सेडिमेंट्री रॉक हो, उसी से वापस सेडिमेंट्री भी बन जाए। ये मैं आपको और वापस अभी जो रॉक साइकिल हमारा टॉपिक है उसमें मैं आपको और एक्सप्लेन करूंगा। ये मेटामॉर्फिक रॉक कैसे बनती है आपको समझ में आ गया होगा। एंड ये कुछ इसके एग्जाम्पल्स, अगेन एग्जाम्पल्स आर इम्पॉर्टेंट। अब इनके कुछ इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये हार्ड रॉक होती है क्योंकि हाई टेम्परेचर प्रेशर में इनका जो केमिकल कंपोजिशन है वो चेंज होता है, केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती है, तो नए बॉन्ड्स बनाती है और ये हार्ड होती है। प्रेशर के अंदर बनती है तो ऑब्वियसली प्रेशर ज़्यादा होता है तो हार्ड रॉक होती है, डेंसिटी ज़्यादा होती है और ये इरोजन और वेदरिंग से रेजिस्टेंट होती है। इनमें फॉसिल्स नहीं पाए जाते हैं। फॉसिल्स का वही टेम्परेचर और प्रेशर हाई लग रहा है, केमिकल कंपोजिशन चेंज हो रहा है, कोई फॉसिल होंगे भी तो वो भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ये स्ट्रैटिफाइड हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। इनको फोलिएशन भी बोलते हैं। रॉक्स के जब स्पेसिफिकली हम रॉक्स की बात करते हैं तो इस प्रॉपर्टी को हम फोलिएशन बोलते हैं। मतलब ये लेयर देखो, ये रॉक फोलिएटेड है और ये नॉन फोलिएटेड, इसमें कोई हमको लेयर नहीं दिख रही, लेकिन इसमें एक लेयर ये है, एक लेयर ये है, एक ये वाली लेयर है। इसमें हमको क्लियरली लेयर्स दिख रही है, लेयर्स दिख रही है। जो मेटामॉर्फिक रॉक्स होती है ना, ये बिल्डिंग मटेरियल सप्लाई करती है, सच एज मार्बल, स्लेट्स। ये मेटामॉर्फिक रॉक से हमको मिलता है। कोलिशन मैंने आपको बताया कि बेसिकली लेयरिंग को बोलते हैं इन मेटामॉर्फिक रॉक्स। स्पेसिफिकली इसकी बात हो रही है। ये जो लेयरिंग है ये एक पेपर की शीट जितनी पतली भी हो सकती है और 1 मीटर जितनी मोटी भी हो सकती है। ओके, और जो एक्सटर्नल प्रेशर लगता है ना उसकी वजह से ही ये फोलिएशन बनता है। अब आ जाते हैं रॉक साइकिल पे। अब रॉक साइकिल मैंने आपको बताया कि एक रॉक दूसरी रॉक में कन्वर्ट होती है, तो ये जो कन्वर्जन होता है ना इसी को रॉक साइकिल बोलते हैं। These rocks keep converting from one form to another form with time under the influence of geomorphic process. जियोमॉर्फिक फोर्सेस वो होती है जो कि जो अर्थ पे जो सरफेस है या फिर जो भी लैंडफॉर्म्स है उनको टाइमली कन्वर्ट करती रहती है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। तो इन्हीं कन्वर्जन ऑफ रॉक्स को फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, इसी को रॉक साइकिल बोलते हैं। ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है और ये हमेशा चलता रहता है। एंड ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, ऐसा नहीं है कि फर्स्ट इट इज अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस। ऐसा नहीं कि मान लो हमारे पास अभी कोई इग्नियस रॉक है तो वो एक हफ्ते बाद में सेडिमेंट्री रॉक बन जाएगी, फिर उसके एक हफ्ते बाद में मेटामॉर्फिक रॉक बन जाएगी। इनमें टाइम लगता है, मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं रॉक्स को कन्वर्ट होने में। अभी आप देख लो इससे, इग्नियस रॉक है वो एक्सट्रूसिव भी हो सकती है, इंट्रूसिव भी हो सकती है। अपलिफ्ट होगी, अपलिफ्ट होने के बाद में उसका आउटक्रॉपिंग मतलब बेसिकली बाहर आएगी, सरफेस पे अच्छी खासी विजिबल होगी। तो अब वो रॉक बनेगी तो उसका वेदरिंग होगा, इरोजन होगा, इरोजन होकर ट्रांसपोर्टेशन होगा, फिर एक जगह डिपोजिशन होगी, उसके सेडिमेंट बन जाएंगे। फिर धीरे धीरे सेडिमेंट्स की लेयर बनेगी, लेयर बाय लेयर। उसका बरियल होगा, कंपैक्शन होगा, मतलब एक के ऊपर एक जब आएगी, जब प्रेशर बिल्डअप होगा उनका सीमेंटेशन हो जाएगा, मतलब सॉलिडिफाई हो जाएगी, तो सेडिमेंट्री रॉक बन जाएगी। फिर सेडिमेंट्री रॉक अगेन किसी एक्शन से, नेचुरल कैलेमिनिटी से जब वो उसका डीप बरियल हो जाएगा, अब बरियल हो जाएगा तो उसके ऊपर हीट और प्रेशर दोनों लगेंगे, तो उससे मेटामॉर्फिक रॉक बन जाएगी। उसका उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा रॉक का, तो मेटामॉर्फिक रॉक बन जाएगी। फिर अगेन हो सकता है वो मेल्ट हो जाए, अंदर है अर्थ के, वो मेल्ट हो जाए और मेल्ट होने के बाद में वापस इग्नियस रॉक बन जाए। तो एक डायरेक्शन में तो इस डायरेक्शन में रॉक साइकिल चलती है, लेकिन अगेन ज़रूरी नहीं कि एक इसी डायरेक्शन में रॉक साइकिल चले, ये इंटर कन्वर्टेबल भी होती है। मान लो मेटामॉर्फिक रॉक है, वो और डीप भरी हो जाए, डीप भरी होने पे उसके ऊपर और एक्सटर्नल हीट और प्रेशर लगे तो वापस से अंदर ही अंदर वापस से उसका केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाए, तो ये वापस मेटामॉर्फिक रॉक बन जाए। उसके बाद में हो सकता है वो डायरेक्टली अपलिफ्ट हो जाए, सरफेस के बाहर आ जाए। मान लो जो ऊपर का सरफेस है उसका इरोजन हो जाए और जो रॉक अंदर है वो सीधा आउटक्रॉप हो जाए, तो उसके ऊपर वापस से ये वाली साइकिल लगेगी। तो ये जो रॉक्स होती है ना आपस में इंटर कन्वर्टेबल होती है, ऐसा कोई डायरेक्टली हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इग्नियस रॉक है तो पहले सेडिमेंट्री रॉक बनेगी, सेडिमेंट्री रॉक से ही मेटामॉर्फिक रॉक बनेगी। इंटर कन्वर्टेबल है ये। जैसे सेडिमेंट्री रॉक है वो अर्थ के अंदर चले जाए, उसकी मेल्टिंग हो जाए, मेल्टिंग से वापस इग्नियस रॉक बन सकती है। तो आई होप जो बेसिक मैं कहना चाह रहा हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि जो रॉक्स होती है वो इंटर कन्वर्टेबल होती है। अब लास्ट में कुछ पीवाईक्यूज।
ग्रेनाइट एंड बसाल्ट आर द एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो आपको रॉक का टाइप बताना है कि किस टाइप की रॉक बनती है। इसका एक सही आंसर है इग्नियस रॉक। ये मैंने आपको कल भी बताया था। ये हालांकि मैंने जो एग्जाम्पल्स आपको अभी स्लाइड में दे रखे, और मैंने आपको कल बताया था कि जो ग्रेनाइट है, मैंने आपको कल क्रस्ट बताया था दो टाइप के। तो एक होता है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, तो जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होता है वो बनता है ग्रेनाइट से, मतलब वो ग्रेनाइटिक इन नेचर होता है। और जो ओशनिक क्रस्ट होता है, ओशनिक क्रस्ट वो होता है बसाल्टिक इन नेचर, और ये दोनों ही इग्नियस रॉक्स है। ओके, और ये एनडीए 2007 का फर्स्ट पेपर का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इग्नियस रॉक। तो ग्रेनाइट और बसाल्ट तो इग्नियस रॉक है। गैब्रो भी एक इग्नियस रॉक है। डोलोमाइट इज नॉट एन इग्नियस रॉक, इट इज अ सेडिमेंट्री रॉक। तो ये एग्जाम्पल्स इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ याद रखने। एनडीए 2017 सेकंड पेपर। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम। अब देख लो ऑप्शंस भी, इसमें बस एक ऑप्शन पर डिफरेंस आया है, बाकी तीनों ऑप्शन सेम है। गैब्रो, ग्रेनाइट एंड बसाल्ट तीनों इग्नियस है, ये नहीं है, ये मेटामॉर्फिक रॉक है। तो आपको शायद समझ में आ रहा होगा कि जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो आपको होनी चाहिए। कौन सी रॉक होती है, किस टाइप की रॉक में क्या है, उसके एग्जाम्पल्स हैं। मेटामॉर्फिक रॉक क्या है, सेडिमेंट्री रॉक क्या है, इनके एग्जाम्पल्स क्या है। ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग को होनी चाहिए और आप क्वेश्चंस कर लोगे। ये पीवाईक्यू डालने का मेरे पास बस यही है कि आपको समझ में आए कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ उससे आपको क्वेश्चंस हो जाएंगे। ओके, प्राइमरी रॉक कौन सी है? तो प्राइमरी तो इग्नियस रॉक है, सबसे पहले बनती है। सिंपल, टाइम ही नहीं वेस्ट करना। 2011 का सेकंड क्वेश्चन, मतलब 2011 के सेकंड पेपर का क्वेश्चन है। Radioactive decay provides an internal source of heat for the earth. This helps in the formation of which type of rock? अब ऐसे को आप मेटामॉर्फिक रॉक में भी कंफ्यूज हो सकते हो, क्योंकि मेटामॉर्फिक रॉक में हीट और प्रेशर लगता है, लेकिन मेन रीजन ये नहीं है। जैसे सेडिमेंट्री रॉक भी, सेडिमेंट्री रॉक हीट से नहीं बनती। तो इस केस में इग्नियस रॉक इज द राइट आंसर, क्योंकि इग्नियस रॉक ही ऐसी है जो कि इंटरनल हीट ऑफ सोर्स, हीट की वजह से ही बनती है, क्योंकि मैग्मा से बनती है। मैग्मा सॉलिडिफाई सॉलिड नेचर से लिक्विड में आता है। मतलब मैग्मा बेसिकली लिक्विड नेचर का होता है। वो लिक्विड कैसे बनता है? जब उसके ऊपर हीट लगती है, और एक्सेस हीट लगती है। इसलिए इसका आंसर है इग्नियस रॉक। आई होप आपको क्लियर होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड इफ यू हैव एनी सजेशंस, फीडबैक, सो एज आई ऑलवेज टोल्ड यू, वी आर वेलकम फॉर योर फीडबैक्स एंड सजेशंस। इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो करना चाहते हो तो फॉलो मी ऑन दिस आईडी एंड जॉइन द ग्रुप फॉर पीडीएफ्स एंड अदर डिस्कशंस। एंड कैसा लगा वीडियो? अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब द चैनल, एंड थैंक यू सो मच।